बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, मुल्क में जारी बहरान हर रोज़ संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है। इदारे एक दूसरे के सामने हैं। ये अब कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई राज की बात हो और हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। ख़ास तौर पे एक जमात इस वक्त ये चाहती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल पे मामला तय किए जाएं, चलाए जाएं, और वो जमात ये चाहती है कि अपने सियासी मुखालफीन को किसी न किसी शक्ल में हर हरबा इस्तेमाल करके सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। ये सोच जो है ये मुल्क को अल्टीमेटली अनारकी की तरफ लेके जा रही है। ये तस्वीर का एक रुख है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू कुछ और बता रहा है। उस पहलू को देख के साफ नज़र आ रहा है कि सियासी उफ़क़ पर छाई धुंध जो है वो छट रही है। वो जो अनाओं के असीर होकर ख़ुद को कानून से बुलंद और अपने मुखालफीन को हकीर समझ रहे थे, उनके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। यानी इस वसीदा निज़ाम के ख़ात्मे का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान आज भी सुरखरू हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की तरफ से दिया जाने वाला रिमांड जो है उसी को गैर कानूनी करार देकर कालअदम कर दिया। आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाअत के दौरान जो है वो अपने बरमहल और ज़बरदस्त किस्म के सवालात से एडवोकेट जनरल पंजाब फरहाद अली शाह उनकी कहना चाहिए फिरकी घुमा के रख दी है, जिनके पास किसी सवाल का भी कोई माकूल जवाब नहीं था। आएँ बाएँ शाएँ करते तो उनको उनकी आएँ बाएँ शाएँ जो थी वो अदालत में मौजूद हर शख्स के लिए तबाह तफन्नुन का बहस थी। मतलब बाकायदा लोग महजूज हो रहे थे उनकी आएँ बाएँ शाएँ देख के। अच्छा, एडवोकेट जनरल साहब पंजाब ये साबित करना चाहते थे असल में कि इमरान खान ने ऐसा बयानिया बनाया जिसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात रूनुमा हुए। अच्छा, इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इमरान खान का कोई ऐसा एक बयान, ऐसा कोई एक ट्वीट दिखा दें जिसमें उन्होंने लोगों को तशद्दुद पे उबारा हो। अच्छा, एडवोकेट जनरल साहब ने इमरान खान की एक ट्वीट पढ़ी जिसमें जज साहब ने नाम लिए बगैर कहा कि इससे ज़्यादा सख्त बातें तो आज हुकूमत में बैठे लोग जजेस के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। मज़ा आ गया उनके ये रिमार्क सुन के। अच्छा, इसके बाद जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुखातिब करके फिर कहा कि आपके पास जो सबसे बड़ी आइटम है ना, यानी उनका मतलब था कि जो आपके पास सबसे तुर्रम खान या तोप चीज़ है वो निकाल के लाएँ, आप सबसे बड़ा आइटम है जब वो निकाल लें, तो आप 2-4 मिनट ले लें और सोच समझ कर कोई चीज़ लेकर आएँ। उन्होंने फिर कहा कि जज साहब ने फिर कहा कि हमने आपको 1 दिन का वक्त इसीलिए दिया था कि आप अच्छी तरह तैयारी कर लें। अब इस मौके पे बिल्कुल यूँ लग रहा था कि एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में एक खिलौना सा तमाशा सा बने हुए हैं। हर लोग जो है वो उनको अजीब नज़रों से देख रहा था, उन पर तरस आ रहा था, रहम आ रहा था। और जिसमें जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि आप इमरान खान का रिमांड क्यों चाहते हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी इमरान खान से मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। इस पर अदालत ने कहा कि वो तो जेल में है, वहाँ से मोबाइल फ़ोन कैसे बरामद किया जा सकता है। अच्छा, जज साहब ने फिर कहा कि जब मुलजिम 1 साल से जेल में है तो उस वक्त आपको तफ्तीश करने का ख्याल क्यों नहीं आया। अब जब उनकी रिहाई होने वाली है तो आपको रिमांड याद आ रहा है। अब ये जज साहब के रिमार्क्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं कि एक हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि जब उनकी रिहाई होने वाली है तो अब आपको याद आ रहा है, रिमांड याद आ रहा है। तो यकीन करें कि उस वक्त ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अदालत जो है वो भिगो के मार रही है। अच्छा, बहरहाल एडवोकेट जनरल को बिल्कुल लाचार और बेबस देख के अदालत ने फिर फैसला महफूज कर लिया और जो बाद में सुनाया गया, अदालत ने सिर्फ रिमांड को ही कालअदम करार नहीं दिया बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की हाज़िरी का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार दे दिया। ये भी बड़ा ज़बरदस्त फैसला। लाहौर हाई कोर्ट की ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये लैंडमार्क जजमेंट है और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। पहला तो ये कि अब 9 मई के किसी केस में इमरान खान का रिमांड देना मातहत अदलिया के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया। और दूसरा ये कि अदालत ने इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी का जो नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया है, उसके बाद अब हर पेशी पे इमरान खान को फ़िज़िकली अदालत में पेश करना लाजमी होगा।
और सबसे अहम बात, बल्कि अहम तरीन बात यह है कि अब इमरान खान की रिहाई को रोकने के लिए कोई एक्स्ट्रा जुडिशल इकदाम ही करने पड़ेंगे। मावराए अदालत, मावराए कानून, मावराए आइन इकदाम करने पड़ेंगे, क्योंकि कानूनी महाज पर तो इमरान खान सुरखरू हो रहा है। सीधी बात है, आज की कार्रवाई के बाद तो बिल्कुल ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गया। अच्छा, एक और फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बहादुर जज जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ की अदालत से भी आया। उन्होंने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन, अस्तग़फिरुल्लाह ये भी वक्त आना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो ठुस होकर रह गई, गैर मौसर हो गई। और इस केस में इमरान खान भी शरीक मुल्ज़म है, लामाअल्लाह उन्हें भी इस केस में रिलीफ मिल गया। अब कुछ जिक्र हो जाए इलेक्शन कमीशन का, जिसे पता ही नहीं चल रहा कि उसने आज करना क्या था। उसके आज दो फैसले या दो इकदाम सामने आए हैं। एक तो ये कि, और दोनों मतज़ाद हैं, बिल्कुल दोनों मतज़ाद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने, साफ पता चल रहा था आज के दोनों मतज़ाद एक्शंस की वजह से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने करतूतों की वजह से, सॉरी टू यूज़ दिस हार्श वर्ड, वो अपने करतूतों की वजह से सख्त मुश्किल में है। मखसूस नशस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो फंस गए, चारों तरफ से मुश्किल में आ गए। और आज पहले इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, जिसके मुताबिक जो 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया गया। क्लियर था, ठीक है। और इस फैसले का तहरीक इंसाफ की तरफ से खैर मकदम भी किया गया। लेकिन उसके बाद ज़राए के हवाले से ये खबर आई कि बाकी जो 41 अरकान हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वो 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाएं, और इन तमाम अरकान ने बयान हल्फी दे भी दिया। इनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने ताहाल खामोशी इख्तियार की हुई है। ज़राए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया है, और कहने वाले कह रहे हैं कि ये वही है जो एंटिसिपेट किया जा रहा था, जिस खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करेगा और लेतोलाल से काम लेगा। तो मेरा ख्याल है कि उसका आगाज़ आज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो फिर इस मामले में वो किस रहनुमा के दस्तखतों से जारी होने वाले नोटिफिकेशन को ऑथेंटिक माने। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। तो कानूनी माहिरीन का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के फ़ैसले को इस तरह मानने से इनकार कर दिया, और इबहाम के नाम पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन जो है रुजू करना चाहता। बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है। असल में इलेक्शन कमीशन ने अक्सरियती जजेस की बजाय जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी नोट पर अमल दरामद करने जा रहा है, यूँ लग रहा है, जिसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हमायत भी हासिल है। क्योंकि मंदोखेल साहब ने अपने अपने इख्तलाफी नोट में 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी के साथ जो पार्टी डेक्लरेशन था वो भी लगाया था, और इन्हीं जो 39 अरकान की बुनियाद पर जितनी मखसूस नशस्तें बनती हैं वो तहरीक इंसाफ को देने की राय दी थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत ने बाकी 41 अरकान को भी बयान हल्फी जमा कराने पर तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम करने का फ़ैसला दिया था। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया तो मेरी नाक़िस राय में इससे सिर्फ वक्त का ज़िया होगा। इलेक्शन कमीशन को फिर सुबकी उठानी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन की सख्त सरजनश भी होगी जो एंटिसिपेट किया जा रहा है। बहरहाल हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना मानने की, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कार्रवाई का आगाज़ हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अदालत उज़्मा के फ़ैसले को सबूताज करने के लिए अपनी कोशिशों का आगाज़ करेंगे, दबा के रखेंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साइन नहीं है, ये नहीं है, अरकान से मुलाकात है, जैसे पहले तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए थे तो उसको लटकाए रखा था, तो ये भी सामने आ रहा है। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है जो 25 करोड़ लोगों के लबों पर है कि कब तक। वक्त बहुत थोड़ा है, मुकाबला बहुत सख्त है, और हुक्मरानों की नाकामी उनके माथे पे लिखी हुई है। अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता इस नविश्ता दीवार को तो उसकी मर्ज़ी। अच्छा जी, आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है
पिछले 2-3 दिन की, वो है जमात इस्लामी के हवाले से, जो महंगाई और बिजली के जो क्रश कर देने वाले बिल है, IPPs के साथ जो किए गए नामुनसिफाना मुआहदे हैं, उनके ख़िलाफ़ कल इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है। और इस वक्त इत्तलाआत के मुताबिक पूरे मुल्क से जमात इस्लामी के हज़ारों कारकुन जो हैं वो काफ़िलों की शक्ल में चल पड़े और जिन्हें इस्लामाबाद अल्टीमेटली पहुंचना है। बाज़ मकामात पर इन काफ़िलों को रोके जाने की इत्तलात हैं। गुजरांवाला में पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनों में तसादुम भी हुआ है और उसके बाद जमात इस्लामी के नायब ज़िले अमीर को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। जबकि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने, आप ज़रा इस सूरत हाल पर ज़रा गौर कीजिए कि जब से हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने बतौर अमीर जमात इस्लामी कमान संभाली है, तब से जमात में काफ़ी अरसे बाद एक तहर्रुक नज़र आना शुरू हो गया। हाफ़िज़ नईम साहब जो हैं वो एक अनथक सियासी रहनुमा हैं। उनकी सलाहियतों के जौहर पूरी कौम कराची में देख चुकी है। दुश्मन भी उनकी सलाहियतों के मुतरफ नज़र आते हैं। जहाँ उन्होंने मतलब एक ग्रास रूट लेवल तक जमात इस्लामी को मुतहर्रिक रखा है कराची में। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने आम कारकुन के साथ राब्ते में रहते हैं। कमाल की खूबी है, बहुत कम सियासतदानों में ये खूबी नज़र आती है। उनके कारकुनों के दुख दर्द में शरीक नज़र आते हैं, बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह। और ये काम उन्होंने कराची में बहुत खूबसूरती से किया। और अगर सच्ची बात यह है कि आप सब लोग जानते हैं, जो भी पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखता है, थोड़ी बहुत भी नज़र रखता है, वो ये जानता है कि अगर हुकूमत सिंध जो है, पीपल्स पार्टी जो है, वो अगर नंगी चिट्टी बदमाशी और इंतहाई गलीज़ धांधली ना करती तो आज हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब को कराची का मेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। बहरहाल वो आज मेयर कराची से भी बड़े मनसब पर फायज़ हैं। बतौर अमीर जमात उनकी सबसे बड़ी, मेरी राय में, ज़िम्मेदारी ये होगी कि वो दोबारा जमात इस्लामी को वही मुकाम दिलाएं जिसकी ये जमात बहुत आला रवायात रखने वाली, बहुत अरफा रवायात की हामिल जमात जो है हकदार है। जमात इस्लामी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो, जिसकी वजह से उसका जो वजूद है वो पाकिस्तानी सियासत में बहुत गनीमत है, कि वो एक वफाक परस्त और पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है उसकी हिफाजत करने वाली जमात है। आप लाख उसके नज़रिए से इख्तलाफ करें, लेकिन इस बात का हर कोई एतराफ़ करता। और मेरा ख्याल है कि ऐसी जमातों का पनपना और फ़रोग़ पाना वतन अज़ीज़ के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। और इस पर जमात इस्लामी सही मानों में एक कहना पड़ता है कि जमहूरी जमात है जिसमें कोई मरूसियत नहीं है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान के बाप दादा में से कोई भी जमात इस्लामी का अमीर नहीं था। वो एक एक कारकुन से, बल्कि एक आम कारकुन से वो तरक्की करते हुए अमीर जमात के मनसब तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए तमाम सियासी जमातों को मेरी राय में अपने अंदर जमात इस्लामी के मॉडल को अपनाना होगा। अब जमात इस्लामी कल धरना देने जा रही है। कल ही तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। अच्छा होता अगर ये जमातें आपस में कुछ मिल बैठ के तय कर लेती तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की ख्वाहिश रखने वाले लोगों की शायद कोई तिश्ना ख्वाहिशात पूरी होने का कभी इम्कान पैदा हो जाता। बहरहाल इस जो मुल्क गिर एहतजाज PTI ने जिसका ऐलान किया है उसको तो देख कर ही हुकूमत ने उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं, या क्या कहते हैं, बकौल बिलावल साहब, काम पे टांगना शुरू हो जाती हैं। मुझे तो अब याद भी नहीं रहता कि असल लफ्ज़ क्या थे दोनों। अच्छा, इसने जो अब हुकूमत ने घबरा के इस्लामाबाद और पंजाब में कई मकामात पे, इस्लामाबाद के तो पूरे इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी और पकड़ दकड़ भी शुरू कर दी है। मगर पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार ये पाबंदी जो है वो कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि कल का धरना बतौर अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम साहब का पहला इम्तिहान है। और अगर वो इस इम्तिहान में इम्तियाज़ी हैसियत में कामयाब हो गए तो जमात इस्लामी को पेशगी मुबारकबाद, क्योंकि ये सियासी उफ़क़ पर हाफ़िज़ नईम जैसे एक दरख्शंदा सितारे के उभरने की नवीद होगी। और हाँ, ये सिर्फ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जमात इस्लामी का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो अकेली महंगाई के ख़िलाफ़ निकले। महंगाई से तंग हर पाकिस्तानी, रूल ऑफ लॉ की हाकमियत का ख्वाहिशमंद हर पाकिस्तानी इस एहतजाज में दामे दरमे सुखने हर तरह से हाफ़िज़ नईम साहब के हम रकाब होना चाहिए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए। और इसके साथ ही आज की छोटी सी बात ये
महशर में वही रात पड़ेगी तुम्हें भारी, महशर में वही रात पड़ेगी तुम्हें भारी, जो शब तेरे हमसाए निफाके में गुजारी, जो शब तेरे हमसाए निफाके में गुजारी। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।